बोलो बेटा, बेझिझक होकर बोलो। मुझे बताओ, आखिर परेशानी क्या है। इस बार दादाजी की आवाज़ और भी प्यार भरी हो चली थी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। इन्होंने मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि इन्होंने हर बार मेरा साथ दिया। मुझे हर बार मुसीबत से बाहर निकाल कर ले आए। ये मेरे चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके, इसीलिए मेरी मांग में सिंदूर भर दिया इन्होंने, बिना एक बार ये सोचे कि मैं। बोलते हुए ईशानी रुक गई। बोलो बेटा, कि मैं इनके लायक हूँ भी या नहीं। इतना बोल ईशानी फिर से रो पड़ी। अर्जुन भी ईशानी की बात सुनकर भावुक हो चला था, पर मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। राधा जी ईशानी के बालों को सहलाने लगी। माँ, आपको पता है, बचपन से लेकर आज तक किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की। कोई था ही नहीं जो मुझे कहे कि डरना घबराना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी शादी भी जबरदस्ती तय कर दी गई थी। मैं तो बस वहाँ से निकलना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। अर्जुन जी जैसे पढ़े लिखे इंसान को मुझ जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी, जो कहीं से भी इनके लायक नहीं है। मेरी वजह से लोग इन पर और आप सब पर उंगली उठाएंगे, यह मुझसे सहन नहीं होगा माँ। आप सबने बिना कुछ पूछे मुझे इस घर की बहू मान लिया, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। कहीं मेरी वजह से इस परिवार की इज्जत पर कोई आंच ना आ जाए, यही सोचकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ये सब बोलते बोलते ईशानी बिलक कर रो पड़ी। राधा जी ने ईशानी को फिर से अपने गले लगाया और उसे खुलकर रोने दिया, ताकि उसके मन के भीतर छिपा दर्द बाहर आ सके। वो उसके सिर को सहलाती, उसके कंधे थपथपाती, उसको संयत करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन भी उसकी ऐसी हालत देख बहुत परेशान हो रहा था, मगर फिलहाल वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ईशानी बेटा, बस करो, चुप हो जाओ। देखो, ज़्यादा रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज चुप हो जाओ। काफ़ी देर बाद राधा जी बोली। ईशानी अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। उसने गर्दन झुकाकर कहा, माफ़ कीजिएगा माँ, मेरी वजह से आप भी परेशान हो गई। अपने बच्चों की वजह से कोई माता पिता परेशान नहीं होते, समझे मेरी गुड़िया। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कल को तो अच्छा बनाया जा सकता है या नहीं, बोलो। राधा जी ने ईशानी को समझाते हुए पूछा। जवाब में ईशानी ने सिर्फ जी कहा। मुझे नहीं पता कि कैसे और किन हालातों में अर्जुन ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा, मगर मेरी और घर के सभी बड़ों की इच्छा यही है कि पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारी शादी करवा दी जाए। राधा जी कुछ सोचते हुए बोली, तो अर्जुन और ईशानी दोनों ने हैरान परेशान होकर उनकी तरफ देखा। ईशानी तो सहज थी, पर अर्जुन को ये बात पसंद नहीं आई। मगर माँ के फैसले के आगे वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। मगर क्यों माँ, घबराते हुए अर्जुन ने आखिर पूछ ही लिया। क्योंकि तेरी शादी को लेकर हम सबके कितने अरमान हैं, ये तो तुझे अच्छे से पता ही होगा। अब तूने इतनी जल्दीबाजी में शादी कर ली कि किसी को कुछ कहने सुनने का मौका ही कहाँ मिला। और मुझे लगता है अभी ईशानी को भी थोड़ा वक्त चाहिए इन परिस्थितियों को समझने का, एक पत्नी और बहू की जिम्मेदारियों को समझने का। समझे सिंघानिया साहब। राधा जी ने अर्जुन को थोड़ा प्यार से समझाया। आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा, बाकी ईशानी से पूछ लीजिए वो क्या चाहती है। ईशानी की तरफ देखते हुए अर्जुन बोला। ईशानी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सिर्फ इतना ही कहा, माँ, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर ठीक है। जब तक हम सब तुम दोनों की दोबारा, मेरा मतलब है कि पूरे रीति रिवाज से शादी नहीं करवाते, तब तक ईशानी मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी, और अर्जुन तुम अपने पापा के साथ यहाँ अपने कमरे में रहोगे। ठीक है, मुस्कुराते हुए राधा जी ने कहा। राधा जी की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया और ईशानी भी चौंक गई, क्योंकि जाने अनजाने उसे अर्जुन के आसपास होने पर एक अलग सुकून सा महसूस होता था। अर्जुन के साथ वो खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। बेशक कुछ घंटों पहले ही उनका रिश्ता जुड़ा था, मगर इतनी देर के साथ में भी ईशानी ने अर्जुन की अपने प्रति परवाह अच्छे से महसूस कर ली थी। राधा जी की बात सुनकर उसने नजर चुराकर अर्जुन को देखा, जो बहुत बेचैन नजर आया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। राधा जी उठते हुए बोली, बेटा अभी कुछ देर यहीं आराम कर लो, शाम तक मैं तुम्हारा सामान अपने रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, ठीक है। ये बोलकर जैसे ही राधा जी रूम से गईं, अर्जुन ने झटके से रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसके ऐसा करने से ईशानी घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दरवाजा बंद कर अर्जुन ईशानी के पास आया तो देखा कि घबराहट और डर के कारण ईशानी की आंख बंद है। तुम्हें मेरे साथ इस रूम में रहने में कोई प्रॉब्लम है? अर्जुन ने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और पूछा। ईशानी ने अपनी आंखें खोली
तो अर्जुन उसी को ही देख रहा था। दोनों के चेहरे काफी पास थे और दोनों की आंखें एक दूसरे में उलझने लगी थी कि ईशानी ने अपनी पलकें झुका ली। अर्जुन ने उसके कंधे पर दबाव देते हुए पूछा, बोलो ईशानी, कोई प्रॉब्लम थी तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में रहने से? इस बार नाराजगी महसूस हुई थी ईशानी को उसकी आवाज में। नहीं तो, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? झुकी हुई पलकों के साथ ही ईशानी ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। तो फिर तुमने माँ को मना क्यों नहीं किया उनके साथ उनके कमरे में रहने से? चिढ़कर अर्जुन बोला। मैं मैं कैसे मैं कैसे मना कर सकती थी उन्हें? इस बार ईशानी की पलकें उठी और उसने अर्जुन को देखते हुए कहा। इस बार ईशानी को अर्जुन की आंखों में एक अलग सी तड़प और बेचैनी दिखाई दी। उसकी आंखों की बेचैनी और तड़प देख ईशानी के दिल में भी अजीब सी हलचल मच गई। माँ ने जो भी कहा वो हमारे भले के लिए ही कहा होगा, मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? खुद को संभालते हुए ईशानी बोली। मगर मेरा क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, ईशानी ने चौंक कर उससे पूछा। अर्जुन कुछ और बोलने से पहले चुप हो गया। नहीं, अभी और कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम आराम करो, रात को मिलता हूँ, यह बोल अर्जुन ऑफिस के लिए निकल गया। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन अपने ऑफिस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। पहले ईशानी के ख्याल उसका ध्यान भटका रहे थे, फिर उसकी शादी की खबर ने उसके दिल का चैन छीन लिया था। अब जब ईशानी उसकी जिंदगी में शामिल हो गई है, तो अब थोड़े सुकून के साथ वो ऑफिस चला गया। उसे इतना तो पता था कि उसका और ईशानी का रिश्ता धैर्य, प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ धीरे धीरे ही मजबूत होगा। उसे सब्र तो करना ही होगा। इधर अर्जुन के जाने के बाद ईशानी चुपचाप सोफे पर बैठी और अर्जुन की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। आखिर वो क्यों चाहते थे कि मैं माँ के कमरे में न जाऊं? क्यों उनकी आंखों में बेचैनी थी? कुछ कहते कहते रुक गए थे वो। मन में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम तक राधा जी ने उसका सारा सामान अपने रूम में रखवा दिया था। रात को खाने की तैयारी करते हुए ईशानी घबराती हुई किचन में आने लगी तो कांता जी ने उसे अपने पास बुला लिया, जो हॉल में ही बैठी थी। मीरा जी और राधा जी किचन में थी। अरे ईशानी बेटा, यहाँ आ जाओ मेरे पास। कांता जी उसे अपने पास बुलाया। ईशानी ने उनके पास जा उनके पैर छुए और उनके पास खड़ी हो गई। बैठो बेटा, अभी तुम्हें किचन में जाने की परमिशन नहीं है। ईशानी की तरफ देख कांता जी बोली तो ईशानी का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोली नहीं। उसका यूं उतरा हुआ चेहरा देखकर कांता जी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? ईशानी चुप ही रही। उसकी नजरें बार बार किचन की तरफ जा रही थी, जहाँ राधा जी काम कर रही थी। वो उनको ही देखे जा रही थी। अर्जुन के बाद राधा जी के साथ वो सहज थी, बाकी के परिवार से अभी वो खुली ही नहीं थी। कांता जी ने ईशानी को ऐसे देख राधा जी को आवाज लगाई तो वो बाहर आई और पूछा कि कुछ चाहिए आपको माँ? नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ईशानी को अभी किचन में जाने से मना किया तो देख इसका चेहरा कैसे उतर गया। अब तू ही इसे समझा कि क्यों मना किया है मैंने इसे। ईशानी की तरफ देखते हुए कांता जी ने कहा। ईशानी के उतरे हुए चेहरे को देख राधा जी ने उसे प्यार से समझाया कि जब तक उन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज के साथ नहीं हो जाती तब तक वो किचन में नहीं जाएगी। वो इस घर की बड़ी बहू है और बहुत सारी रस्में होती हैं जो एक बहू होने के नाते उसको निभानी है। इसलिए उसे अभी कुछ ज्यादा काम नहीं करने दिया जाएगा। जैसा आपको ठीक लगे माँ। इतना बोली सानी अब राधा जी के कमरे में आ गई। बस चुपचाप सोफे पर बैठी रही। अचानक से फिर सांबाली अर्जुन की बात उसके दिमाग में घूम गई। ढूंढती रही वो उन सवालों के जवाब। रात का खाना खा लेने के बाद सब बड़ों के बीच तय हुआ कि कली पंडित जी से पूछकर जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त दे पूरे रीति रिवाज के साथ मंदिर में ही इन दोनों की शादी करवा दी जाए और बाद में एक ग्रैंड पार्टी दे दी जाए। क्योंकि अर्जुन की शादी की खबर यूं ही बाहर जाएगी तो सब बातें बनाएंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो अभी शादी से भागने वाले अर्जुन ने एकदम से शादी कर ली। मीडिया तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में जुटी रहती है। वहां बैठे विपुल और अनाया तो वैसे ही शादी की बात सुनकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि बड़े भाई की शादी जो होनी थी। अर्जुन भी सिर्फ हाँ ठीक है बोल पाया। नजरें तो ईशानी को ढूंढ रही थी। राधा जी उसकी बेचैनी समझ रही थी। वो बोली, उसने डिनर कर लिया है, बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया है उसे। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। कम से कम शादी होने तक सब्र कर। ये बात अर्जुन झेप गया और नजर चुराकर अपने कमरे में चला गया।
अगली सुबह राधा और मीरा किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थीं। रमेश और अशोक जी अपने बिजनेस की कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। राम नरेश और कांता जी बाहर लॉन में बैठे पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। विपुल और अनाया अभी तक अपने अपने कमरों में सो रहे थे। किचन में काम करते हुए राधा जी पंडित जी के आने का इंतजार कर रही थी। पंडित जी ने आकर सुबह की राम राम की तो राम नरेश जी उन्हें आदर सहित बिठाया। रमेश और अशोक जी भी बाहर लॉन में ही आ गए। इतने में राधा जी और मीरा जी चाय नाश्ता ले आई। इधर अर्जुन अपने कमरे में तैयार हो रहा था। मूड तो उसका पहले से ही ठीक नहीं था और ईशानी भी राधा जी के कमरे में तैयार हो रही थी। ससुराल में उसकी पहली सुबह थी। सबके जैसे नहीं, पर थी तो पहली सुबह। उसने खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार तो पहले ही कर लिया था। अर्जुन के लिए उसके मन में भावनाएं आकार लेने लगी थी, पर उन्हें वो पहचान नहीं पा रही थी। पूरी तरह तैयार होने के बाद जब वो अपनी सिंदूर की डिबिया उठाकर मांग भरने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे देख वो एक पल को तो घबरा गई, पर फिर देखा तो सामने अर्जुन खड़ा था। आप यहाँ? ईशानी ने हैरान होते हुए कहा। तो अर्जुन बोला, क्यों नहीं आ सकता? नहीं, वो मेरा मतलब। अर्जुन की आंखों में झांकती हुई बोलने की कोशिश कर रही थी वो, कि अचानक अर्जुन ने उसके हाथ से सिंदूर की डिबिया ली और एक चुटकी सिंदूर उसकी मांग में भर दिया और चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला गया। ईशानी उसके इस बर्ताव से एक पल को हैरान रह गई, फिर शर्म से उसकी आंखें बोझिल हो गईं। ये क्या हुआ इन्हें? मन में सवाल लिए ईशानी ने आईने में देखा तो खुद को एक नई नवेली दुल्हन के रूप में देख उसे अर्जुन की हरकत याद आ गई, जो अभी अभी उसके साथ वो करके गया था। उसके माथे पर सजा सिंदूर अर्जुन की उसके प्रति परवाह को साफ दिखा रहा था। सिर्फ परवाह या फिर कुछ और, यह सोचकर पहली बार ईशानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और शर्म आ गई। दिल की धड़कनें भी बहुत कुछ बढ़ी हुई सी महसूस हुई उसे। पंडित जी एक हफ्ते बाद का ही शुभ मुहूर्त निकाला था। इस बात को सुनकर सब बहुत ही खुश हो गए, खासकर राधा जी। राम नरेश जी को सोचते हुए पंडित जी से बोले, पुजारी जी, हम ये शादी बहुत ही सादगी के साथ मंदिर में ही करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ परिवार के लोगों के साथ। ज्यादा लोग दिखावा करने की कोई इच्छा नहीं है। जैसा आपको उचित लगे यजमान। वैसे भी ये जोड़ी तो स्वयं ईश्वर ने बनाई है। लड़का लड़की दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। और वैसे भी शादी जैसे पवित्र कार्य में लोक दिखावन की आवश्यकता भी नहीं। सब मंगल ही होगा। बहुत शुभ है आपकी बहू के कदम। पंडित जी प्रसन्नचित भाव से कहा। पर लड़की के घर परिवार और खानदान के बारे में तो कुछ नहीं पता। क्यों, है ना माँ? इतने सालों में पहली बार मीरा जी ने सबके बीच ऐसा कहा तो सब एक बार को शॉक्ड हो गए। कांता जी को मीरा जी का ऐसा बोलना पसंद नहीं आया, मगर वो उस वक्त चुप ही रहीं। और कुछ यही हाल राधा जी का भी था। वो भी मौके की नजाकत समझकर कुछ नहीं बोली, मगर सामने से आते हुए अर्जुन ने यह सुन लिया था। ईशानी का घर परिवार भी है और खानदान भी चाची जी। आप परेशान मत होइए, आपको अभी पता चल जाएगा। सर्द लहजे में अर्जुन ने जवाब दिया कि तभी सामने से आवाज आई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सबने देखा सामने से केशव मुस्कुराता हुआ चला आ रहा है। अरे केशव, तुम आओ आओ बेटा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? राधा जी ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा। सबको नमस्ते करने के बाद केशव राधा जी की तरफ मुड़ा और बोला, आंटी जी, अब मेरी बहन की शादी होने वाली है तो मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। जब तक वो एक बार फिर आपके घर की बहू नहीं बन जाती, तब तक के लिए वो मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। वहीं अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम किसकी बात कर रहे हो? रमेश जी और अशोक जी एक स्वर में बोले। ईशानी और कौन? वो मेरी बहन है, केशव शर्मा की इकलौती बहन, शर्मा खानदान की इकलौती बेटी। तो जब तक उसकी शादी एक बार फिर से मेरे यार से नहीं हो जाती, तब तक के लिए वो मेरे साथ मेरे घर में रहेगी और उसकी सारी रस्में मेरे घर से होगी। अर्जुन को आंख मारते हुए वो सबसे बोला। केशव की बात सुनकर जहाँ राधा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं मीरा जी की बोलती अब बंद हो चुकी थी। हालांकि सबकी नजरों में सब ठीक हो चुका था। ईशानी के खानदान के बारे में जानकर मगर कहीं ना कहीं एक चिंगारी लग गई थी। देखते हैं भविष्य में क्या होगा। मगर केशव, ईशानी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर, मेरा मतलब है तुम्हारे मम्मी पापा, वो क्या बोलेंगे? अब की बार कांता जी ने सवाल किया। उन्हीं की परमिशन लेकर आया हूँ दादी। जब उन्हें पता चला कि मैंने ईशानी को अपनी बहन माना है और उसकी शादी एक बार फिर अर्जुन से होने वाली है, तभी से वो मुझे ईशानी को अपने साथ ले आने के लिए बोल रहे हैं।
उन्हें भी चाहत है कि एक बेटी को वो अपने घर से विदा कर सकें। उन्होंने बिना देखे बिना मिले ही ईशानी को अपनी बेटी मान लिया है और कहा है कि ईशानी को वो हमेशा के लिए अपनी बेटी मानेंगे। दादी को साइड से पकड़कर केशव ने उन्हें सारी बात समझाई। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही। हम ईशानी को तुम्हारे साथ भेजेंगे, उसके बाद नहीं। उसे आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और देखो उसके जाने की बात सुनकर दिल उदास हो चला है। राधा जी थोड़ा खुश थोड़ा उदास होते हुए बोली, हाँ जानता हूँ, इस एक हफ्ते में जितना प्यार कर सकता हूँ अपनी छोटी बहन को उतना जरूर करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आंटी जी, ईशानी को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार एक ही इंसान करता है। इतना बोल केशव के साथ साथ सबकी नजरें अर्जुन की ओर घूम गईं और वो बेचारा शर्माकर ऑफिस के लिए भाग खड़ा हुआ। केशव भैया आप। अंदर आते हुए केशव को देख ईशानी बहुत खुश होते हुए बोली, हेलो ईशानी, कैसी हो तुम? केशव ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, उदास सा चेहरा बनाते हुए ईशानी ने कहा। हाँ जानता हूँ, तभी तो तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसके उदास चेहरे को ऊपर करते हुए केशव बोला, क्या? मुझे ले जाने? मगर कहाँ? चौंकते हुए ईशानी ने पूछा। तुम्हारे मायके, जहाँ से एक हफ्ते बाद तुम दुल्हन बनकर फिर एक बार इस घर में आओगी। इस बार जवाब राधा जी ने दिया और उसे सारी बात बताई और समझाई। माँ मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कल तक मेरे पास कहने को एक भी रिश्ता नहीं था और आज देखिए मेरे पास इतना प्यारा ससुराल और मायका है। सच में उनकी वजह से मुझे मेरे सारे रिश्ते मिल गए, जिनके लिए मैं बचपन से तरसती आई थी। आंखों को छलकने से बचाने की कोशिश करती हुई ईशानी राधा जी के गले लग गई। अभी तो बहुत सारी खुशियां तुम्हारे हिस्से में आनी है बेटा, बस ये सोचो कैसे अब इन नई खुशियों को अपने आंचल में समेटोगी। राधा जी ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा। चलो जाओ अब जाने की तैयारी करो, राधा जी ने उसे प्यार से पूछकर कहा। तो ईशानी ने फिर दादा दादी की तरफ देखा तो उन्होंने भी मुस्कुराकर जाने की अनुमति दे दी। ईशानी खुश होते हुए दादा जी के कमरे में आई और जो दो तीन जोड़ी कपड़े उसके पास थे उन्हें ही वो एक बैग में रख रही थी कि उसके हाथ अचानक रुक गए। घर पर सबने खुशी से उसको केशव के साथ जाने की इजाज़त दे दी, मगर उन्होंने उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। उनसे मैंने पूछा ही नहीं। पहले ही माँ के रूम में शिफ्ट होने की बात को लेकर वो थोड़े नाराज हो गए थे और अब तो मैं केशव भैया के साथ उनके घर जा रही हूँ, वो भी एक हफ्ते के लिए। नहीं नहीं, उनसे पूछे बिना मैं नहीं जाऊंगी। ईशानी अपने मन में यह सोच ही रही थी कि राधा जी ने अंदर आकर उसे फोन थमाया और बोला, बेटा अर्जुन को तुमसे कुछ बात करनी है, लो बात करो। फोन उसे दे राधा जी बाहर चली गईं। ईशानी अपनी हथेली में फोन को देख ही रही थी कि उधर से आवाज आई। हेलो ईशानी। अर्जुन की आवाज सुनकर ईशानी की धड़कनें बढ़ गईं और अपनी सांसों को संभालते हुए उसने फोन कान पर लगाया और बहुत धीरे से बोली, जी। उसकी मासूमियत भरी आवाज सुनते ही फोन की दूसरी तरफ अर्जुन ने अपने सीने पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुराया। ईशानी, तुम्हें केशव के साथ अपने मायके जाना है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। माँ ने बता ही दिया होगा, आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। बाय। इतना कहकर अर्जुन ने फोन रख दिया और खुद से ही बोला, सिर्फ एक हफ्ते के लिए मिसेज ईशानी अर्जुन सिंघानिया। उसके बाद तुमको हमेशा के लिए अपने प्यार के बंधन में बांध लूंगा और एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। एक पल के लिए भी नहीं, कभी नहीं। प्यार के एहसास अर्जुन के चेहरे और बातों में उभर आए थे, मगर अभी ईशानी इन एहसासों से रूबरू नहीं हुई थी। इधर अर्जुन की बात सुनकर ईशानी के मन में हलचल हुई। इन्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? कैसे मेरे दिल की बात इनको पता चल गई? सोचते हुए अब की बार पलके शर्म से झुक गईं। कुछ देर बाद केशव ईशानी को लेकर वहां से चला गया। जाने से पहले ईशानी ने सभी बड़ों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। विपुल और अनाया भी अपनी भाभी को बाय बोलने के लिए बाहर आ गए थे। ईशानी के जाने के बाद सबको घर सूना सा लगा, जबकि उसे वहां आए सिर्फ एक ही दिन हुआ था। राम नरेश जी और कांता जी ने रमेश जी, अशोक जी, राधा जी और मीरा जी को हॉल में बुलाया और शादी की सारी तैयारियों की लिस्ट बना ली। तय हुआ कि सादगी के साथ मगर पूरे रीति रिवाजों के साथ मंदिर में उनकी शादी विधिवत संपन्न करवा दी जाएगी और बाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी थ्रो कर देंगे। बस सबके बीच शादी की जिम्मेदारियां बांट दी गईं। पुरुष बाहर का और महिलाएं घर के भीतर का काम देखेंगी।
बाकी छोटे से ही सही, पर शादी के फंक्शन के लिए एक वेडिंग प्लानर अपॉइंट कर दिया गया, जो अपनी टीम के साथ शादी को सुचारू रूप से पूरा करवाएंगे। राधा जी मन में बहुत ही ज्यादा खुश थीं। इतने दिनों की उनकी मुराद आखिर अब पूरी होने जा रही थी। अपने बेटे की होने वाली दुल्हन के लिए वो कपड़े, जेवर, श्रृंगार का सामान अपने हाथों से चुन चुन कर सजाने में लग गईं। उधर केशव के घर केशव की माँ अनीमा जी और पापा महेश जी दोनों ईशानी से मिलकर बहुत खुश हुए। अनीमा जी ने आगे आते हुए ईशानी को बहुत प्यार से गले लगाया और कहा, ईशानी बेटा, इसे अपना ही घर समझो। हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतने सालों के बाद मेरे इस सूने घर में रौनक आ गई। केशव ने सब कुछ बताया हमें। उसने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, तो फिर तुम हमारी छोटी बेटी बन गई ना, है ना? ईशानी अनिमा जी के गले लगी तो उसे अपनी माँ की याद आ गई। बहुत छोटी थी जब उनके माँ पापा उसे छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद ईशानी प्यार और अपनेपन के लिए बहुत तरसी। मगर अब इतने सारे नए रिश्तों के साथ जैसे प्यार ने उसकी जिंदगी में अपना डेरा जमा लिया। बहुत बहुत खुश थी वो इन पलों को जीकर। महेश जी ने भी बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाया और किसी बात की चिंता नहीं करने को कहा। अनीमा जी ने केशव की तरफ मुड़कर कहा, बेटा, ईशानी को उसका रूम दिखा दो। जब तक वो फ्रेश होती है मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू करनी है। बहुत काम है। इतना बोल ईशानी का गाल को सहलाकर अनीमा जी महेश जी को कुछ कहकर किचन में चली गईं। महेश जी ने भी शादी की तैयारियों के लिए अपने मैनेजर को फोन कर वेडिंग प्लानर घर पर बुलवा लिया। रमेश जी पहले ही महेश जी को शादी के बारे में सारी बात बता चुके थे। कुछ देर बाद अनीमा जी और केशव ईशानी को लेकर दिल्ली के एक बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, जहां पर सिंगानिया लेडीज भी आने वाली थीं। सब अर्जुन ईशानी की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। केशव ईशानी को लेकर गेस्ट रूम में आया और कहा, तुम फ्रेश हो जाओ ईशानी, फिर शॉपिंग के लिए चलना है। बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। पंडित जी ने बहुत जल्दी का मुहूर्त निकाल दिया। कम से कम 6 महीने बाद का निकालते तो मुझे मेरी बहन के साथ रहने का कुछ और टाइम मिल जाता। ईशानी उसकी बात सुनकर हंस दी और फिर एकदम से आंखें भर आईं। आप पहले क्यों नहीं मिले मुझे भैया? आपको पता है इस प्यार और ममता के लिए मैं कितना तरसी हूँ। अरे बस बस मेरी प्यारी बहन, रोना नहीं। पहले नहीं मिले तो क्या हुआ? अब तो जिंदगी भर का साथ जुड़ गया है हमारा, है ना? मैं भी अपने लिए एक प्यारी सी बहन चाहता था। देखो ना, भगवान ने हम दोनों के जीवन की इस कमी को एक साथ पूरा कर दिया। तो अब नो रोना धोना, ओनली हंसना गाना, खुश रहना। नहीं तो अर्जुन मेरी बैंड बजा देगा कि उसकी पत्नी को रुला रहा हूं मैं। मुस्कुराते हुए केशव बोला तो ईशानी अर्जुन का नाम सुनकर फिर खामोश हो गई। उसको चुप देखकर केशव ने ईशानी से पूछा, ईशानी, अगर सच में मुझे अपना बड़ा भाई मानती हो तो एक बात सच सच बताना, कुछ नहीं छुपाना। उसकी तरफ देखते हुए ईशानी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? पहले प्रॉमिस करो कि सच बताओगी, तभी आगे बोलूंगा। केशव ने हाथ आगे करते हुए कहा। केशव के हाथ को देख ईशानी पहले थोड़ी परेशान तो हुई, मगर उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, प्रॉमिस। अब बताइए क्या बात है? तुम अर्जुन के साथ शादी करके खुश तो हो ना? केशव ने बिना घुमा फिराकर सीधे ईशानी से सवाल किया। ईशानी ने उसका सवाल सुनकर अपनी नजर झुका ली और बोली, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भैया? आपको सब कुछ पता है। हाँ, मुझे सब कुछ पता है, और कुछ ऐसा भी जो तुम भी नहीं जानती, पर मैं फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल की बात। शादी तो हो गई अर्जुन से तुम्हारी, और एक हफ्ते बाद एक बार फिर से तुम उसकी दुल्हन बन जाओगी। मगर क्या तुम इस रिश्ते से दिल से खुश हो? केशव की बात सुनकर ईशानी ने उसकी ओर देखा और कहने लगी, वो बहुत अच्छे हैं भैया। हर बार जब भी मुझे किसी के साथ की बहुत ज़रूरत थी, वो हर बार मेरे साथ थे। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था। होटल के रूम में रात बिताने से लेकर मेरे सम्मान को बचाने के लिए मेरी मांग में सिंदूर भरने तक उन्होंने कहीं भी कभी भी मुझ पर अविश्वास नहीं दिखाया। बिना ये जाने मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा खानदान कैसा है, मैं उनके लायक हूँ भी या नहीं, उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो आप ही बताओ, मैं दुखी क्यों होंगी? केशव ईशानी की बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था। अर्जुन का नाम आने पर उसके चेहरे के भाव को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहा था। वो सब ठीक है ईशानी, उसने शायद तुमसे शादी शायद इसलिए की ताकि कोई तुम पर उंगली ना उठा सके।
मगर क्या सिर्फ इस भावना के साथ पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? जब तक रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार ना हो, शादी जैसा रिश्ता टिक नहीं पाता। केशव ने अपने मन का शक दूर करने के लिए ईशानी के दिल टटोलने की कोशिश की। प्यार की बात सुनकर ईशानी ने अपनी नजर झुका ली और बड़ी मासूमियत के साथ कहने लगी, प्यार? मैं नहीं जानती भैया कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है। अर्जुन जी मुझे अच्छे लगते हैं, मेरी परवाह करते हैं। उनकी वजह से मुझे इतने सारे खूबसूरत रिश्ते मिले हैं। अपनी पत्नी स्वीकार किया है तो मैं भी अर्जुन जी के साथ अपने इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी, खुद को उनके काबिल बनाऊंगी। इतना कहकर वो चुप हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद फिर से बोली, और जिस दिन मुझे अपने प्यार का एहसास हुआ ना, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। ईशानी का जवाब सुनकर केशव ने अपनी आंखें बंद कर ली और मनी मन भगवान से कहने लगा, थैंक गॉड। हो सकता है कि अर्जुन तुमसे प्यार करता हो, शायद इसीलिए उसने तुमसे बिना कुछ सोचे समझे शादी कर ली। केशव ने ईशानी को बातों बातों में इशारा किया, मगर ईशानी इसे समझ नहीं पाई। प्यार? ये कैसे हो सकता है भैया? वो मुझसे सिर्फ एक बार ही मिले थे, वो भी जब उन्होंने उस लड़के से मुझे बचाया था। ऐसे में सिर्फ एक मुलाकात में, उसे तो मुलाकात भी नहीं कह सकते, बात भी नहीं हुई, और आप प्यार की बात कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ईशानी ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। हो सकता है। चलो अब बातें नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ तो निकलते हैं, केशव ने बात बदलते हुए कहा, क्योंकि वो चाहता था कि उन दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं खुद से ही समझनी होगी। एक दूसरे के प्रति अपने मन में छुपे प्यार को सही समय आने पर खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके रूम से केशव बाहर जाने लगा तो फिर उसे कुछ याद आया। वो वापस ईशानी के पास आया और उसके हाथ में एक बॉक्स थमा दिया। ईशानी ने हैरानी से आंख बड़ी करते हुए पूछा, इसमें क्या है भैया? खोल कर खुद ही देख लो, मुस्कुराते हुए केशव बोला। ईशानी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक महंगा सा मोबाइल फोन था। ये? मगर ये मैं कैसे? मेरा मतलब है, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? चौंकते हुए ईशानी बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को गिफ्ट देता है। इतने सारे रक्षाबंधन तो बिना बहन के निकल गए, अब जब मुझे इतनी प्यारी बहन मिल गई है तो क्यों ना गिफ्ट देने की शुरुआत की जाए, समझी लाडली? केशव ने बहुत प्यार से उसके सिर को सहलाया। वैसे इसमें मैंने सारे जरूरी नंबर डाल दिए हैं, बाकी तुम्हें और नंबर्स ऐड करने हो तो कर लेना, ओके? पर भैया मुझे तो ये चलाना ही नहीं आता। फोन को देख किसानी मायूसी से बोली, तो इसमें टेंशन की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा फोन चलाना। पर अभी नहीं, अभी बस तुम ये फोन रिसीव करना और डायल करना सिखा देता हूँ, बाकी धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। अभी हमें बाहर जाना है, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। केशव ने कुछ ही देर में उसे फोन डायल करना और रिसीव करना सिखा दिया, और ईशानी ने भी बहुत अच्छे से और जल्दी सब सीख भी लिया। ओके मैं चलता हूँ, जल्दी बाहर आ जाना, ठीक है? बोलकर केशव बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने अर्जुन को फ़ोन करके बता दिया कि ईशानी को उसने फ़ोन दे दिया है। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर सिर्फ थैंक यू ही बोला। केशव बस मुस्कुरा दिया और अर्जुन से पूछा, मॉल कितने बजे तक पहुँच रहा है? अर्जुन ने यह कहते हुए मॉल आने के लिए मना कर दिया कि अभी काफ़ी काम पेंडिंग है। साले, एक हफ्ते बाद तेरी शादी है और तुझे काम से फुर्सत नहीं? केशव गुस्से में बोला, जबान संभाल कर, मैं तेरा नहीं, तू मेरा साला बनने वाला है। ईशानी को अपनी बहन कहा है ना तूने, तो फिर साला कौन हुआ? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। हाँ तो जीजा जी, आप आ क्यों नहीं रहे मॉल? कम से कम अपनी पसंद का लहंगा तो दिलवा दीजिए अपनी होने वाली दुल्हन को। केशव ने अर्जुन की टांग खींचते हुए कहा। ओ भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं, तू ना सिर्फ अर्जुन बोल, तेरे मुंह से और कुछ नहीं सुनना मुझे, झेपते हुए अर्जुन बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मान लेता हूँ, पर अब जल्दी निकल ऑफिस से, हम भी पहुँच रहे हैं और मुझे अब कुछ नहीं सुनना। बाय। इतना बोल केशव ने फ़ोन काट दिया। उसके बाहर जाते ही अनीमा जी ईशानी के लिए चाय नाश्ता ले आई और दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और कुछ देर बातें करती रहीं। बातें कर रही थी कि ईशानी के फ़ोन की घंटी बजी। ईशानी एकदम से चौंक गई। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे अनीमा जी ने भी देख लिया था। शर्म और घबराहट के कारण ईशानी फ़ोन नहीं उठा रही थी। फ़ोन उठा लो बेटा, तुम बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। ज़्यादा देर मत करना, बाहर जाना है, ठीक है? अनीमा जी इतना बोल बाहर चली गई।
फोन की घंटी 2 बार बजकर बंद हो चुकी थी, मगर ईशानी की हिम्मत नहीं हो रही थी फोन उठाने की कि तभी एक बीप बजी। फोन पर मैसेज शो हो रहा था। ईशानी ने झिझकते हुए फोन खोला तो अर्जुन का ही मैसेज था। फोन उठाओ ईशानी। ईशानी ने मैसेज पढ़ा ही था कि फोन दोबारा बज उठा। धड़कते हुए दिल के साथ उसने फोन उठाया और कान से लगा लिया। नजरें झुकी हुई थी और होंठ खामोश, मगर दिल में तूफान मचा हुआ था। इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? शिकायती लहजे में अर्जुन बोला। अर्जुन की बात सुनकर ईशानी कुछ नहीं बोली। दोनों तरफ कुछ पल की खामोशी को तोड़ते हुए अर्जुन ने दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो, फोन क्यों नहीं उठाया? अर्जुन ईशानी की आवाज़ सुनने के लिए बेकरार हो रहा था। इन 2 दिनों में उसे अपने आसपास ईशानी की मौजूदगी की आदत हो चुकी थी। वो तो पंडित जी और घर वालों की जिद की वजह से उसे एक हफ्ते के लिए ईशानी से दूर रहना पड़ रहा था, वरना वो ईशानी को कहीं भी नहीं जाने देता। केशव को बोलकर उसने ही ईशानी को फ़ोन दिलवाया था कि कम से कम फ़ोन के जरिए उसे ईशानी की आवाज़ तो सुनने को मिल ही जाएगी। जी, वो आंटी जी। ईशानी बस इतना ही बोल पाई थी। अर्जुन समझ गया कि केशव की मम्मी ईशानी के पास होंगी, तो फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, शॉपिंग के लिए कितनी देर में निकलोगी? जी, वो बस अभी कुछ देर में निकलने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से ईशानी ने अपना वाक्य पूरा किया। ठीक है, अपना ध्यान रखना। कोई भी ज़रूरत या परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। बाय। कहकर अर्जुन ने फ़ोन काट दिया, जबकि दोनों की तरफ दिल बार बार एक दूसरे की आवाज़ सुनने को मचल रहा था। शॉपिंग मॉल में सिंघानिया परिवार की सारी महिलाएं शर्मा परिवार का इंतजार कर रही थीं। तभी अनाया को दूर से केशव, अनिमा जी और ईशानी आते हुए दिखाई दिए और उसने चिल्लाते हुए राधा जी को बोला, वो देखिए माँ, भाभी, केशव भैया और आंटी जी के साथ आ रही हैं। सब एक दूसरे से मिले। ईशानी ने शर्माते हुए सबके पैर छुए। राधा जी ने तो ईशानी को गले लगा लिया और बोला, दुल्हन बनकर जल्दी से घर आ जाओ बेटा, हम सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अर्जुन भैया ने तो बिल्कुल घर आना बंद कर दिया है, देर रात तक ऑफिस में ही काम करते रहते हैं। अनाया ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो चलो, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं, वरना देर हो जाएगी। घर पर बहुत सारे काम निपटाने हैं, शादी की रस्मों के। कांता जी ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा। इसके बाद सबने मिलकर ईशानी के लिए लहंगा और ज्वेलरी देखने लगे। सब ईशानी से उसकी पसंद पूछे जा रहे थे और ईशानी बस सिर झुकाकर हाँ में हाँ मिला रही थी। झिझकते हुए और शर्माते हुए एक के बाद एक कई लहंगे ईशानी ने ट्राई किए, मगर किसी को कुछ पसंद नहीं था, किसी को कुछ। आखिर में ईशानी ने गोल्डन वर्क वाला गहरे लाल रंग का लहंगा ट्राई किया तो सबकी नजरें उस पर ठहर गईं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था कि तभी एक भारी आवाज़ सबके कानों में पड़ी, बेहद खूबसूरत। सबकी नजरें ईशानी से हटकर आवाज़ की तरफ घूम गईं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। सामने अर्जुन खड़ा था, अपलक ईशानी को देखते हुए। उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। वो बस एकटक ईशानी को देखे जा रहा था, जो उसे लहंगे में कोई मासूम सी परी लग रही थी। उसे इस रूप में देख अर्जुन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहता अगर केशव ने उसके पास आकर उसे होश में वापस न लाया होता। भाई शुक्र है तू आ गया। मैं कब से इन लेडीज के बीच खुद को असहाय महसूस कर रहा था। केशव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ, वो मैं किसी जरूरी काम से इधर से निकल रहा था, तो सोचा क्यों ना आप सबसे भी मिलता चलूं। अर्जुन झेंपते हुए बोला, नजरें अभी भी ईशानी पर जाकर रुकी हुई थीं। अच्छा बेटा, ऐसा भी क्या हो गया? शाम को तो तूने घर ही आना था, तब मिल लेता। फालतू में अपने काम का नुकसान कर दिया। अब मिल लिया ना, तो जा अपने ऑफिस। शाम को घर पर हम सब तेरा इंतजार करेंगे। राधा जी ने अर्जुन की टांग खींचते हुए बोली तो सब हंसने लगे। इधर ईशानी अर्जुन की आवाज़ सुनकर शर्म के मारे खुद में सिमटे जा रही थी। बेहद खूबसूरत, ये 2 शब्द उसके दिल को अंदर तक बेचैन कर गए। नजरें उठाकर उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर फिर आंखें शर्म से बोझिल हो गईं। क्या माँ, आप मेरी टांग क्यों खींच रही हैं? बोलते हुए अर्जुन के चेहरे पर भी शर्म की लालिमा झलक आई थी। बेचारा आज बुरा फंसा। नहीं नहीं, तेरी पत्नी के सामने हम सब कैसे तेरी टांग खींच सकते हैं? कोई ना, तू टाइम से घर आ जाना, फिर सब मिलकर तेरे कान और टांग एक साथ खींचेंगे। और उस वक्त ईशानी भी नहीं होगी।
ठीक है, ईशानी बेटा मेरा एक काम करोगी तुम? अर्जुन से बोलते हुए राधा जी ईशानी की तरफ मुड़कर बोली। जी कहिए माँ। शर्माते सकचाते हुए ईशानी बोली। अपने पति से कहो कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक या तो छुट्टी ले ले या फिर दोपहर तक घर आ जाए। शादी होने के बाद जितनी देर ऑफिस में रहना हो रह लेगा, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राधा जी अर्जुन की तरफ देखते हुए ईशानी से बोली। फिर तो ये खुद ही ऑफिस ना जाने के बहाने बनाएगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? केशव एकदम से बोला तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े और अर्जुन और ईशानी शर्म से पानी पानी हो गए। राधा जी ने सबको चुप कराते हुए ईशानी की तरफ आंखों से इशारा किया तो वो बहुत ही धीरे से अर्जुन से बोली। माँ सही कह रही हैं, आप प्लीज टाइम से घर आ जाया कीजिए। बोलते हुए ईशानी के गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। सबके सामने उससे अर्जुन के सामने खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ऊपर से माँ ने उसे अर्जुन को समझाने के लिए बोल दिया। बड़ी मुश्किल से उसके गले से आवाज निकली थी, जिसे सुनकर अर्जुन के दिल को सुकून मिला और बाकी सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई। ठीक है, अर्जुन के इतना कहते से सबकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। क्या बात है, ईशानी के एक बार कहते ही तू मान गया, और हम सब तुझे कितने टाइम से ये बोल रहे हैं और तू सबकी बात टाल जाता था। बीबी के आते ही बेटा हाथ से निकल गया मेरा। राधा जी हंसते हुए बोली। चलो अब लहंगा तो सिलेक्ट हो ही गया है, भाई ने ओके कह दिया। अब ज्वेलरी शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ फिर खाएंगे। मुझे तो बहुत भूख लगी है, अनाया पेट पर हाथ रखते हुए बोली। तो चलो पहले तुझे कुछ खिला दिया जाए, नहीं तो जल्दी जल्दी में शॉपिंग करनी पड़ेगी। अर्जुन अनाया के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला। बेटा तुम ईशानी अनाया और केशव जाकर कुछ खा भी लो, तब तक हम सब ज्वेलरी देख लेते हैं। उसमें भी तो टाइम लगेगा ना? कांता जी ने अर्जुन को प्यार से कहा तो अर्जुन उन सबके साथ मॉल की डाइनिंग सेक्शन में आ गया। भाई मैं तो पिज्जा खाऊंगी, और वो भी दो। अनाया खुशी से उछलते हुए बोली। और मैं अपना फेवरेट मैक एंड चीज बर्गर। चलो अनाया हम ऑर्डर देकर आते हैं। अर्जुन को आंख मार केशव अनाया को लेकर वहां से काउंटर की तरफ चला गया। अब अर्जुन और ईशानी अकेले खड़े थे। अर्जुन उसे देख रहा था और ईशानी अर्जुन की नजरों को खुद पर महसूस कर नीचे की ओर देख रही थी। दोनों के बीच की खामोशी को दूर करते हुए अर्जुन बोला। क्या खाना है तुम्हें? जी वो मुझे कुछ नहीं खाना। ईशानी ने गर्दन झुकाई और जवाब दिया। मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। अर्जुन ईशानी के चेहरे को देखने के लिए बेकरार हो रहा था। जब से वो आया था ईशानी ने सिर्फ एक बार ही उसकी तरफ देखा था। उसके बाद उसकी पलकें ऊपर ही नहीं उठी। उसकी बात सुनकर ईशानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। ये देखकर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और एक टेबल के पास ले जाकर बैठने के लिए बोला और वहां से चला गया। ईशानी बिना कुछ बोले चेयर पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। अर्जुन उसे दिखाई नहीं दिया तो वो जैसे ही घबराकर उठने लगी तो अर्जुन अपने हाथों में दो कोल्ड कॉफी मग पकड़े आया। रिलैक्स ईशु, कॉफी लेने और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने गया था। मुझे पता है तुम खुद से तो कुछ नहीं बोलोगी, तो मुझे तो मेरी वाइफ का ख्याल रखना पड़ेगा ना। काफी मग टेबल पर रख। बहुत प्यार से अर्जुन ने उसकी चेयर पर वापस बैठाया और खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। ईसु, ईशानी ने गर्दन नीचे कर मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाया, जिसे अर्जुन ने सुन लिया। हाँ ईसु, मैं तो तुम्हें प्यार से ईसु ही बुलाने वाला हूँ। ईशानी घर वालों के लिए और मेरे लिए ईसु। कैसा लगा? अर्जुन उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए बोला। और ईशानी शर्म के मारे उसके गाल लाल हुए जा रहे थे। बताओ। शर्म से सिमटी हुई ईशानी को देख अर्जुन को उस पर बहुत प्यार आ रहा था और फिलहाल वो उससे हल्की फुल्की शरारत कर रहा था। ईशानी कुछ बोली नहीं, मगर अर्जुन उससे गुस्सा नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि वो शर्मा रही है। बात बदलते हुए वो ईशानी से बोला। ईशु, काफी ठंडी हो रही है। अर्जुन के बोलने पर ईशानी ने चुपचाप कॉफी मग उठाया और चुपचाप कॉफी पीने लगी। कुछ बोलोगी नहीं? मुस्कुराते हुए अर्जुन ने पूछा। जी मैं क्या बोलूं? सच्चाई सी ईशानी बोली। कुछ भी जो तुम्हारा मन करे तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं सब सुनूंगा। ईशानी की उंगलियों को हल्के से टच करते हुए अर्जुन बोला। अर्जुन की बात और उसके हाथ की छुअन से ईशानी खुद में शर्म से और सिमट गई और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अर्जुन ये देखकर मुस्कुरा दिया। कब तक शर्माओगी मुझसे? रिश्ता जैसे मर्जी जुड़ा हो, पर इसे निभाना हम दोनों को ही है ना? अर्जुन ने ईशानी को एकटक देखते हुए। जी। ईशानी ने सिर्फ इतना बोला। फिर जी? अरे यार, जी से आगे भी कुछ कहो ना।
तुम्हें सुनना चाहता हूँ, प्लीज कुछ बोलो। अर्जुन ने फिर अपनी बात दोहराई। आप माँ की बात मान लीजिए, घर जल्दी आ जाया करिए। आपको लेकर वो परेशान हो जाती हैं। ईशानी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। फिर दोनों की नजरें मिली और दोनों अपलक एक दूसरे को देखते रहे। हेलो, कहाँ खोए हुए हो दोनों? केशव और अनाया उनकी टेबल पर आ गए थे। केशव की आवाज़ सुन दोनों होश में आए। ईशानी ने शर्म से गर्दन झुका ली और अर्जुन धीमे से मुस्कुरा दिया। चलो अब चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। केशव के बोलने पर वो चारों ज्वेलरी शॉप पर आ गए, जहाँ सब बड़े ईशानी के लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे थे। उन चारों को देख कांता जी ईशानी से बोली, आओ बेटा, तुम अपने लिए ज्वेलरी देख लो। हमने तो ये डिजाइन पसंद किए हैं, तुम चाहो तो इनके बदले कुछ और देख सकती हो। ईशानी दादी के पास आई और एक नज़र अर्जुन को देख दादी से बोली, दादी माँ, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। आप और माँ जी जो चाहे वो ले लीजिए। अनीमा जी अर्जुन को देख बोली, अर्जुन बेटा आओ, तुम अपनी होने वाली दुल्हन के लिए ज्वेलरी पसंद कर लो। अनीमा जी की बात सुनकर अर्जुन भी थोड़ा शर्मा गया और बोला, आप सबको जो ठीक लगे वो ले लीजिए, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं निकलता हूँ। इतना बोल अर्जुन वहां से निकलने लगा तो ईशानी का चेहरा उतर गया। उदासी उसकी आंखों में उतर आई थी। ईशानी, एक मिनट जरा आना। बहुत झिझकते हुए अर्जुन के मुंह से यह बात निकली, जिसे सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। जाओ बेटा, अर्जुन तुम्हें बुला रहा है, पूछ लो क्या बात है। राधा जी ने ईशानी को बाहर भेजते हुए कहा। सबके बीच में से निकल ईशानी अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गई। दोनों शॉप से बाहर थे। जब भी मैं फोन करूं तो प्लीज उठा लेना, और अगर तुम्हें किसी भी बात की कोई परेशानी हो तो बेहिचक मुझसे कहना, ओके? एक ही सांस में अर्जुन बोल गया। जी। ईशानी के इतना बोलते ही अर्जुन ने अपने माथे पर हाथ रखा और चिढ़ते हुए बोला, ये तुम्हारा जी मुझे पागल कर देगा। ईशानी ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा, जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। बस एक हफ्ता और, फिर तुम्हें मेरे पास आना है। सारी जिंदगी हमें एक दूसरे का साथ देना है, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, पर तब तक फोन हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा। और फोन पर मैं तुम्हारे मुंह से जी के अलावा भी कुछ सुनना चाहता हूँ। अर्जुन उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला और वहां से चला गया। ईशानी वहीं खड़ी उसकी बातों में छुपे एहसासों को महसूस कर शर्म से लाल हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक झटके में उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। अर्जुन के रूप में उसे उसकी प्रार्थनाओं का फल मिल गया। इनको मेरी जिंदगी में लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। मन ही मन सोचती हुई ईशानी वापिस शॉप के अंदर आ गई। सबने मिलकर ईशानी के लिए खूबसूरत गहने चुन लिए थे। बिल अनीमा जी ने चुकाया, ये कहते हुए कि उन्होंने ईशानी को सिर्फ कहने के लिए बेटी नहीं कहा है, बल्कि दिल से बेटी माना भी है, और उसकी शादी का सारा खर्च वो खुद उठाएंगी। केशव ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई, और ये सुनकर ईशानी की आंखें छलक उठी, जिस पर राधा जी उसे अपने गले लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। ईशानी अनीमा जी और केशव के साथ घर चली गई और राधा जी भी सिंगानिया हाउस आ गई। आज हल्दी का फंक्शन था। सिंगानिया हाउस में सुबह से ही चहल पहल थी। घर की औरतें हल्दी की तैयारियों में लगी हुई थीं। राधा जी ने अनाया को अर्जुन को बुलाने के लिए उसके कमरे में भेजा। अर्जुन अपने कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। चलिए भाई, नीचे सब आपको बुला रहे हैं। मम्मा कह रही थी कि जब तक आपको हल्दी नहीं लगेगी तब तक भाभी को भी हल्दी नहीं लग पाएगी। केशव भैया के घर सब हमारा वेट कर रहे हैं, इसलिए जल्दी चलिए। तुम चलो अनाया, मैं आता हूँ। लैपटॉप पर नजरें गड़ा ही अर्जुन बोला, जल्दी आइएगा। इतना बोलकर अनाया वहां से चली गई। कुछ ही देर में अर्जुन तैयार होकर नीचे लॉन में आ गया, जहाँ पर हल्दी का फंक्शन होने वाला था। उसको देखते ही सबके चेहरे खिल गए। कांता जी और राधा जी तो बार बार उसकी बधाइयां ले रही थीं। कितने इंतजार के बाद सिंगानिया हाउस में ये खुशियों भरा दिन आया था। आओ बेटा, यहाँ बैठो, दादी ने अर्जुन से कहा। बेशक ऊपर से अर्जुन खुद को बहुत ही सहज दिखा रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में बेचैनी छाई हुई थी। आखिर पहली बार उसके साथ ये सब हो रहा था। प्यार और शादी से दूर भागने वाला खुद हुआ खुद इनकी गिरफ्त में आ ही गया। थोड़ा सा झिझकते हुए होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए अर्जुन पटरे पर बैठ गया और सबने मिलकर हल्दी की रस्म शुरू कर दी। एक एक कर सबने अर्जुन को हल्दी लगाई। माहौल बहुत ही खुशगवार था।
मीरा जी भी आज थोड़ी खुश नजर आ रही थी, जिसे देख अशोक जी को भी तसल्ली हुई। विपुल और अनाया तो हल्दी से होली खेलने लगे। कुछ देर बाद कांता जी ने विपुल और अनाया को अपने पास बुलाया और हल्दी का कटोरा देकर उन्हें केशव के घर भेज दिया। उधर केशव के घर में भी खुशी का माहौल था। अनीमा जी और महेश जी ने ईशानी की हल्दी का फंक्शन बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज किया था। ज़्यादा लोग तो नहीं थे, मगर फिर भी चहल पहल तो थी ही घर में। सब विपुल और अनाया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ईशानी को सिंगानिया हाउस से आने वाली हल्दी लगानी थी। केशव बेटा, जरा फोन करके पूछो कि कब तक आएंगे बोलो। अनीमा जी बोली ही रही थी कि सामने से अनाया और विपुल आते दिखाई दिए। हम आ गए आंटी, भाभी के लिए हल्दी लेकर। वैसे वो है कहाँ? हमें मिलना है उनसे, अनाया चहकते हुए बोली। विपुल भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। तुम लोग मेरे साथ आओ, केशव ने विपुल से कहा। तो अनीमा जी बोली, हाँ हाँ बेटा चलो, वैसे भी देर हो रही है ईशानी की हल्दी में। अनाया बेटा, तुम्हारी होने वाली भाभी गेस्ट रूम में है, जाओ जाकर उन्हें लॉन में ले आओ। अनीमा जी हल्दी का कटोरा संभालते हुए बोली। जी आंटी ठीक है, मैं भाभी को ले आती हूँ, मुस्कुराते हुए अनाया बोली। तो विपुल भी बोला, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तभी केशव बोला, तू चल मेरे साथ, जब ईशानी लॉन में आएगी तब मिल लेना। विपुल के कंधे पर हाथ रख केशव उसे लॉन में ले गया, जहाँ हल्दी का फंक्शन होना था। वहां जाकर विपुल ने महेश जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सब ईशानी के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं अपने कमरे में लड्डू पीले रंग के खूबसूरत लहंगे और फूलों से बने गहने पहने ईशानी खुद को आईने में देख रही थी। उसे अपनी इस खूबसूरत हकीकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। खुद में शर्माती सी सिमट रही थी वो, कि तभी फोन की घंटी बजी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। फोन अर्जुन का था। शर्म से ईशानी के हाथ फोन की ओर उठ ही नहीं रहे थे। फोन एक बार बजकर बंद हो गया। ईशानी थोड़ी सी परेशान हो गई। फोन की घंटी फिर बजने लगी, तो इस बार ईशानी को अर्जुन की बात याद आ गई और उसने फोन उठा लिया। दोनों तरफ खामोशी थी, जैसे एक दूसरे को दिल से महसूस कर रहे हो। कुछ पलों की खामोशी को तोड़ते हुए अर्जुन हंसते हुए बोला, हाँ इस बार भी मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी तुमसे बात करने की। तुम तो शर्माने में ही हमारा वक्त निकाल दोगी, है ना? अर्जुन की बात से ईशानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो बोली, जी। फिर वही तुम्हारा जी सुनने के लिए फोन नहीं किया मैंने, अर्जुन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। तो फिर आपने फोन किस लिए किया? शर्म से झुकी आंखों के साथ बहुत ही मासूमियत से ईशानी बोली। ये बताना पड़ेगा। जी, मैं कुछ समझी नहीं, असमझ सी ईशानी बोली। अच्छा तो ये बताओ कि मेरे नाम की हल्दी का रंग तुम पर चढ़ा या नहीं? अर्जुन ने सीधे अपने सवाल किया। नहीं, ईशानी मुस्कुराते हुए बोली। तो अर्जुन एकदम चौंक गया। नहीं मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इस बार अर्जुन की आवाज में परेशानी का भाव आ गया था, जिसे महसूस कर ईशानी झट से बोली, जी वो अभी हल्दी के लिए जाना है। आंटी जी ने कहा था कि जब आपके घर से हल्दी आएगी तब ये रस्म शुरू होगी। ओह अच्छा, विपुल और अनाया तो काफी देर के निकले हुए हैं, शायद पहुंचने ही वाले होंगे। ईशानी की बात से अर्जुन को थोड़ा सब्र आया। हाँ, ईशानी बोली तो अर्जुन फिर से चिढ़ गया। अब एक और बार तुमने जी या हाँ तो मैं फोन रख दूंगा। तुम्हें मुझसे बात ही नहीं करनी, मैं ही जबरदस्ती से बात करता हूँ तुमसे, है ना? अर्जुन की गुस्से वाली आवाज सुनकर ईशानी घबरा गई। ऐसा नहीं था कि वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि एक वो ही था जिससे ईशानी अपनी बात कह सके। मगर उसकी शर्म हमेशा उसके होठों पर हावी हो जाती थी और पलकें झुक जाती थी। मगर अब तो अर्जुन गुस्सा हो गया था, तो इस बार अपनी शर्म को थोड़ा हटा ईशानी धीमी सी आवाज में बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आप नाराज मत होइए ना। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ ईशानी, हर बार मुझे ही शुरुआत करनी पड़ती है। मेरा भी मन करता है कि मेरी पत्नी मुझसे बात करे, कुछ अपनी कहे कुछ मेरी सुने, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब मैं तुम्हें यूं बार बार फोन करके परेशान नहीं करने वाला। ईशानी की घबराहट महसूस कर हल्के हल्के मुस्कुराते हुए अर्जुन ने फोन रख दिया। फोन कटने की आवाज सुन ईशानी बहुत परेशान हो गई और घबराहट के कारण आंखों में आंसू छलक आए। वो अपने फोन को ही देखे जा रही थी कि काश अर्जुन दोबारा उसे कॉल करे। उधर अर्जुन अपने कमरे में चेयर पर बैठा अपने फोन को देख मुस्कुरा रहा था। हाँ तो मिसेज अर्जुन सिंघानिया, अब की बार पहले कदम तुम उठाओगी।
हमारा साथ कुछ घंटों या महीनों का नहीं, जन्मों का है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए एक छोटा सा कोना बनने लगा है। मेरे सामने तुम्हारी शर्म से झुकी पलकें तुम्हारे दिल की चुगली कर जाती हैं। पर मुझे पता है कि तुम्हें वक्त लगेगा अपने एहसासों को समझने में, और इसमें तुम्हारा साथ मैं दूंगा। तुम्हारे फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। अपने आप से बातें करते हुए अर्जुन मुस्कुराकर उठा और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। कुछ समय के इंतजार के बाद भी अर्जुन का फ़ोन नहीं आया तो ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तो सच में बहुत गुस्सा हो गए मुझसे। अब क्या करूं? कैसे मनाऊं उन्हें? एक वो ही तो हैं जो बिना मेरे कहे मेरी बात समझ जाते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, और एक मैं हूँ जो उन्हें नाराज कर दिया। अब कैसे बताऊं उनको कि उनके सामने मुझे शर्म आती है। दिमाग काम करना बंद कर देता है और होंठ खामोश हो जाते हैं। उनसे नजरें नहीं मिला पाती क्योंकि उनकी आंखों की तपिश मुझे खुद पर महसूस होती है। ईशानी अपने भीतर उमड़ रहे एहसासों से दो चार हो रही थी। उसने हिम्मत करके फोन उठाया और जैसे ही अर्जुन को कॉल करने लगी कि अनाया दरवाजे पर खड़ी खुशी से चिल्लाई, भाभी। ईशानी एकदम से डर गई और फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। वो जल्दी से आंसू पोंछ दरवाजे की तरफ मुड़ी तो अनाया को देख उसका चेहरा खिल गया। अनाया भागती हुई उसके पास आई और गले से लग गई। वो कितनी प्यारी लग रही हैं आप। भैया देखते तो बस देखते ही रह जाते आपको। खुशी से चहकती अनाया ने उसे आंख मारी। अर्जुन का नाम सुनते ही ईशानी का चेहरा उतर गया और आंखों में नमी आ गई, जिसे अनाया ने देख लिया था, मगर इस बारे में वो कुछ बोली नहीं। चलिए भाभी, आपको नीचे बुलाया है, हल्दी की रस्म जो करनी है। अनाया उसको अपने साथ नीचे लॉन में ले आई, जहाँ विपुल ने आकर उसके पैर छुए और उसके गले लग गया। बी मिस यू भाभी, जल्दी से अपने घर आ जाइए, फिर हम सब मिलकर बहुत मस्ती करने वाले हैं। विपुल की बात सुनकर ईशानी मुस्कुरा दी कि तभी अनीमा जी ने उसे पटरे पर बिठाया और वहां पर मौजूद सभी औरतों ने मिलकर हल्दी की रस्म शुरू की। ईशानी को इन पलों में अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। कहने को उसके परिवार का वहाँ कोई नहीं था। हालांकि महेश जी और अनीमा जी ने किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी थी आज के फंक्शन में, और केशव एक बड़े भाई की तरह उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रहा था। मगर फिर भी रह रहकर उसकी आंखें भर आ रही थीं। अभी रस्म चली रही थी कि ईशानी के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। उसने नजरें घुमाकर उस ओर देखा तो केशव किसी लड़की से कुछ बात कर रहा था। ईशानी को उस लड़की का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर आवाज को पहचान चुकी थी वो। उस आवाज को सुनते ही उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। ईशानी ने जोर से आवाज लगाई, दीपू। ये आवाज सुनते ही सब लोगों के साथ साथ जो लड़की केशव से बात कर रही थी, उसने ईशानी की तरफ देखा और बुरी तरह चौंक गई। ईशानी, तू यहाँ ऐसे? ये हल्दी, ये फंक्शन? वो लड़की ईशानी की तरफ दौड़ी और उसको गले लगाने लगी, जिसे अनाया ने रोक दिया। केशव और बाकी सब हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे। तू यहाँ कैसे? और तू केशव भैया को कैसे जानती है? ईशानी ने सवाल के बदले सवाल किया। दीपिका बोली, मैं सरगी कंपनी एएस एंटरप्राइज में ही काम करती हूँ। बताया तो था ना तुझे कि मुझे दिल्ली में जॉब मिल गई है और मैं वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। पर तू यहाँ, तेरी शादी हो रही है, मगर किससे? मामा मामी कहाँ है? उन्होंने तुझे यहाँ अकेले कैसे आने दिया? दीपिका के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। जिस कंपनी में आप काम करती हैं, उसी कंपनी के ऑनर से आपकी सहेली की शादी हो रही है। दोनों को ऐसे बात करते देख केशव बोला। वो समझ गया था कि ये दोनों बचपन की सहेलियां हैं। मतलब तेरी शादी अर्जुन सिंघानिया सर से हो रही है? केशव की बात सुनकर दीपिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अर्जुन का नाम सुनकर ईशानी के चेहरे पर फिर एक बार परेशानी की लहर छा गई। अर्जुन तो उससे नाराज है, कैसे मना पाएगी वो उसे? मन में फिर एक बार ये सारे ख्याल उमड़ने लगे। ईशानी चुप हो गई तो केशव बोला, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। इनकी शादी अर्जुन सिंघानिया के साथ ही हो रही है और आज यहाँ इनकी हल्दी की रस्म हो रही है। और आप? ये मेरी बचपन की सहेली दीपिका है। इस दुनिया में मेरा कोई अपना कहने को है तो वो सिर्फ यही है केशव भैया। दीपिका के बोलने से पहले ईशानी ने सबको अपने और दीपिका के बारे में बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा कि इतने अच्छे मौके पर तुम्हारी अपनी सहेली से मुलाकात हो गई। आओ दीपिका, तुम भी अपनी सहेली को अर्जुन के नाम की हल्दी लगा दो। आगे आती हुई अनीमा जी बोली।
जी आंटी जी, इसकी शादी की बात सुनकर मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरी ईशानी की ज़िंदगी में अब प्यार और अपनेपन की कोई कमी ना रहे। मुस्कुराते हुए दीपिका बोली और अपने दोनों हथेलियों में हल्दी उठा ईशानी के चेहरे पर लगा दी और कसकर उसके गले लग गई। आगे की